वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि तेलंगाना की सत्तासीन सरकार अब खुलकर केंद्र सरकार की धान खरीद नीति का विरोध करने वाली है। 11 अप्रैल को दिल्ली में तेलंगाना सरकार के होने वाले धरना प्रदर्शन में टीआरएस के सांसद, विधायक, एमएलसी और शहरी व ग्रामीण स्थानीय निकायों की निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होंगे। रामनवमी के मौके पर राजस्थान में भरतपुर पुलिस और विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। शोभा यात्रा के दौरान पुलिस द्वारा रामधुन बंद कराए जाने से वीएचपी कार्यकर्ता नाराज हो गए और अशोक गहलोत सरकार पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा दिया। भरतपुर में आज रामनवमी के मौके पर विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों द्वारा शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। इसी दौरान शहर में लाउड स्पीकर के जरिए रामधुन बजाई जा रही थी, लेकिन प्रशासन ने मस्जिद के पास उसे बंद करवा दिया। उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। गाजीपुर के महुआ बाग इलाके में करीब 810 वर्ग मीटर जमीन को कुर्क कर लिया गया। ये संपत्ति मुख्तार अंसारी की मां राबिया बेगम के नाम है। इस जमीन की कीमत करीब 3 करोड़ 25 लाख रुपया अंकी गई है। गाजीपुर के जिला अधिकारी के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई। उनके जमीन को कुर्क करने की घोषणा सदर क्षेत्र अधिकारी और सदर एसडीएम ने की है। देश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान जी मीडिया ने जी दिल्ली एनसीआर चैनल लॉन्च किया है। आज यानी 10 अप्रैल को दोपहर 2 बजे जी मीडिया के नए चैनल का उद्घाटन दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया। बता दें कि डीटीएच प्लेटफॉर्म में पहले ही जी ओडिशा को जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा से बदल दिया है। जी दिल्ली एनसीआर चैनल को लाइव टीवी फॉर्मेट में रखा जाएगा, जो संबंधित वेबसाइटों में एम्बेड किया जा सकता है। संस्थान का इस चैनल को लॉन्च करने के पीछे उद्देश्य है कि दिल्ली एनसीआर और हरियाणा की जनता को उनके राज्य की खबरों को और डिटेल्स में दिखाया जा सके। इस मौके पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्र वर्चुअल तरीके से शामिल हुए। भाजपा अपने मुस्लिम नेताओं के जरिए तेलंगाना में अल्पसंख्यकों का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस कोशिश में भाजपा नेताओं को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही एक मामले में भाजपा के एक मुस्लिम नेता को अपने ही कौम के लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल भाजपा नेता ने मस्जिद के लिए कूलर दान किए थे, लेकिन नमाजियों ने इस दान को अस्वीकार करते हुए सारे कूलर उठाकर मस्जिद से बाहर फेंक दिए हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया एक बार फिर बीजेपी शासित राज्यों की शिक्षा व्यवस्था पर हमलावर हुए। रविवार को मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आज एक महत्वपूर्ण तथ्य रखने आया हूं। हाल में कई राज्यों में चुनाव हुए, 2 पार्टियों की सरकारें बनी। पंजाब में जब हमारी सरकार बनी, शपथ लेने के 10 दिन बाद के भीतर ही भगवंत मान ने आदेश जारी किया कि प्राइवेट स्कूल मनमर्जी से फीस नहीं बढ़ाएंगे। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि दूसरी तरफ यूपी की सरकार ने 10 दिन के भीतर ही आदेश पारित किया है कि निजी स्कूलों को फीस के जरिए लूटने की खुली छूट है। हमने दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने से रोका गया है। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने कोलंबो में बयान दिया है। उन्होंने कहा है इस सरकार के तहत कोई भारी चीनी निवेश नहीं हुआ। उन्होंने निवेश की मांग की है, लेकिन निवेश नहीं आया है। मुझे लगता है कि उधार को लेकर चर्चा चल रही है, उन्हें चीनी सरकार से बात करनी है। मुझे बस इतना पता है। बता दें भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में हालात बहुत ज्यादा खराब है। वहाँ खाने पीने की चीजों की किल्लत है और आर्थिक तंगी से परेशान लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रीलंका में खाद्य महंगाई दर 30% पहुंच गई है। पूरे
देश में कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगनी शुरू हो गई है। इसी बूस्टर डोज को प्रिकॉशन डोज या एहतियाती खुराक कहा जा रहा है। इसे कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज भी कह सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने पहले की दोनों खुराक ली है उन्हें ही बूस्टर या एहतियाती खुराक दी जा रही है। इसलिए आपको जान लेना चाहिए कि बूस्टर डोज आप तभी लगवा सकते हैं जब पहले की दोनों खुराक ले ली है। इसके और भी कई नियम है। देश की दो प्रमुख वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन की कीमतें घटा दी गई है ताकि अधिक से अधिक लोग बूस्टर डोज का लाभ उठा सके। यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध रविवार को 46वें दिन में प्रवेश कर गया है। यूक्रेन देश के पूर्वी हिस्से में रूसी सैनिकों से लड़ने के लिए तैयारी कर रहा है। यूक्रेन राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि राजधानी कीव के लिए खतरा कम हो गया है, लेकिन पूर्वी क्षेत्र में खतरा बढ़ रहा है। उन्होंने कहा है ये मुश्किल लड़ाई होगी, हमें इस लड़ाई और अपनी जीत पर विश्वास है। हम एक साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। हम युद्ध को खत्म करने के लिए राजनीतिक तरीके तलाश रहे हैं। हाई कोर्ट में जनहित याचिका लंबित होने के बावजूद जबलपुर में दूध मूल्य वृद्धि कैसे कर दी गई, इस सवाल के साथ नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शन मंच जबलपुर द्वारा राज्य शासन सचिव खाद्य आपूर्ति व उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय को ईमेल के जरिए लिख नोटिस भेजा गया। आरोप लगाया गया है कि कलेक्टर जबलपुर ने बिना मॉनिटरिंग जबलपुर में दूध का दाम 62 रुपये प्रति लीटर निर्धारित कर दिया, जिसे निरस्त कर जबलपुर में दूध के दाम भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन के समान किए जाएं। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक मरीज की मौत के बाद उसके परिजन ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। उन्होंने हॉस्पिटल के उपकरणों में तोड़फोड़ की और डॉक्टरों पर हमला कर दिया, जिससे मेडिसिन डिपार्टमेंट के 2 ऑन ड्यूटी गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटना शनिवार रात राज्य के हावड़ा अस्पताल में हुई। वहीं पुलिस ने मरीज के बेटे को अरेस्ट कर लिया है। हिमाचल प्रदेश में इस साल चुनाव होने हैं। अभी तक इस बात पर संशय बना हुआ था कि पार्टी किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने साफ कर दिया है कि सूबे में पार्टी का सीएम फेस कौन होगा। रविवार को जेपी नड्डा ने सस्पेंस खत्म करते हुए कहा कि पार्टी जयराम ठाकुर के चेहरे पर ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि टिकट वितरण में इस बात का विशेष ख्याल रखा जाएगा कि कौन से कैंडिडेट सीट जीत सकते हैं। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका से 19 लोग जाफना और मन्नार पार करके नाव के जरिए तमिलनाडु के धनुषकोडी पहुंचे। इससे पहले शुक्रवार को 2 बच्चों समेत 4 लोगों का एक परिवार भी धनुषकोडी पहुंचा था। श्रीलंकाई तमिल लोगों ने कहा कि गंभीर आर्थिक संकट के कारण श्रीलंका में रहना बहुत मुश्किल हो गया है और वहां आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में आर्थिक वृद्धि हुई है। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने गुरुवार को केंद्र को सूचित किया कि तमिलनाडु तमिलों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए चावल एवं जीवन रक्षक दवाइयां जैसी जरूरी चीजें श्रीलंका भेजने के लिए तैयार है। उन्हें बस वहां भारतीय उद्योग के मार्फत वितरण की इजाजत की जरूरत है। भारत की पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में फौरी तौर पर भले राजनीतिक अस्थिरता का दौर खत्म हो गया है, लेकिन नई सरकार के समक्ष कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हुई है। पाकिस्तान में संयुक्त विपक्ष ने इमरान सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया है। नेशनल असेंबली में संख्या के खेल में इमरान खान पीछे हो गए। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इमरान खान को सत्ता से हटाने के बाद विपक्षी एकजुटता कायम रहेगी। विभिन्न विचारों वाले राजनीतिक दलों की एकता का आधार क्या होगा। दक्षिण भारत के 3 मुख्यमंत्रियों ने पिछले एक हफ्ते के दौरान जिस तरह दिल्ली में अपनी सक्रियता दिखाई है, उसने राजनीतिक गलियारों में उत्सुकता पैदा कर दी है। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी और तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन के लगभग एक ही समय में दिल्ली यात्रा के सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं। कुछ इसे राष्ट्रीय राजनीतिक में अपनी इमेज चमकाने की कवायद मान रहे हैं, तो कई
राजनीतिक पंडित 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी से जोड़कर देख रहे हैं। ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, इन तीनों छत्रपों की सक्रियता को सियासी शून्यता भरने के प्रयास के तौर पर भी देखा जा रहा है। देश के कुछ राज्यों से कोरोना संक्रमण के डराने वाले आंकड़े सामने आने लगे हैं। दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में पिछले एक हफ्ते के दौरान हर रोज औसत केस में बढ़ते दर्ज की जा रही है, जबकि देश में कोरोना के आंकड़ों की बढ़ी तस्वीर पर नजर डालें तो इसमें गिरावट देखी जा रही है और ये संख्या 2 साल के सबसे निचले स्तर पर है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में 1054 नए केस आए, जबकि इस दौरान 29 मरीजों की मौत हो गई है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।